एक सेट जो है वो काउंटेबल होगा अगर वो फाइनाइट साइज रखता है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। और देयर इज अ करस्पॉन्डेंस विद नेचुरल नंबर, यानी पॉजिटिव, यानी नेचुरल नंबर तो होती पॉजिटिव है, और अगर उनके दरमियान कोई करस्पॉन्डेंस बने, जो सेट दिया है उसका कोई करस्पॉन्डेंस बने नेचुरल नंबर के साथ, तो हम कहते हैं कि वो काउंटेबल फाइनाइट है। तो अब ये किस तरह से हम इसको, यानी काउंटेबल है, किस तरह से इसको प्रूफ करेंगे, यानी प्रूफ से मुराद ये है कि इस्तेमाल करेंगे आगे किसी भी मेथड में या किसी प्रूफ के अंदर। तो पहली वाली बात पे तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि इफ इट हैज़ अ फाइनाइट साइज, इसमें तो कोई इशू ही नहीं है कि हमारे पास कोई फाइनाइट साइज एग्जिस्ट करता हो। यानी मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मेरे पास एक सेट है और उसमें 1 है, 5 है, ठीक है, और 9 है और 11 है, इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और आप रुक गए, तो ये तो आप कहेंगे कि ये एक सेट है जो कि फाइनाइट है, काउंटेबल है। लेकिन अगर एक सेट में यहाँ लिखता हूँ, लेट सपोज 2 है, 4 है, 6 है, ठीक, और इसके बाद में इसको डॉट डॉट करके छोड़ दूँ, तो डेफिनेटली हम कहते हैं कि एक इनफाइनाइट सेट है। लेकिन इनफाइनाइट काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? तो ये बेसिकली अगर किसी नेचुरल नंबर से इसकी मैपिंग हो जाती है तो ये एक काउंटेबल सेट कहलाता है। अब नेचुरल नंबर से मैपिंग कैसे होनी चाहिए कि हर एक का करस्पॉन्डेंस जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए, एक मैपिंग जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। कौन सा करस्पॉन्डेंस? बाइजेक्शन। सब कुछ लोग कहते हैं करस्पॉन्डेंस ऑफ 1 to 1 एंड ऑन टू, दोनों वर्ड यूज करते हैं। कुछ कहते हैं कि बाइजेक्शन, बिकॉज बाइजेक्शन हैज द प्रॉपर्टी ऑफ द 1 to 1 एंड ऑन टू बोथ ना। तो 1 to 1 यानी ऐसा हो, मैं इसकी एक डायग्राम आपको समझाता हूँ छोटी सी, आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी होगी कि ये जो आपकी डायग्राम मैंने समझाई थी कि आपके पास यहाँ पे एक डेटा है, यहाँ पे एक डेटा है, ठीक है, और यहाँ पर एक डेटा एग्जिस्ट करता है, एक डेटा ये है, एक डेटा ये है। आपने अगर इसको इसके साथ मैप कर दिया, इसको इसके साथ मैप कर दिया, दिस इज कॉल्ड 1 to 1। कुछ एलिमेंट बच गए डोमेन में, डोमेन ये है रेंज में, तो आप कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई इस तरह की सिचुएशन है कि आप यहाँ पे कहते हैं एक डॉट है, दूसरा डॉट है, ठीक, और यहाँ पे आपके पास एक दो और यहाँ पे तीसरा डॉट भी एग्जिस्ट करता है, आपने मैपिंग कराई, यहाँ पे इसके साथ मैपिंग करा दी, इसके साथ मैपिंग करा दी, और ये इसके साथ मैपिंग करा दी, तो ये मैपिंग जो है वो 1 to 1 की है, ये है ऑन टू की है, ये कहलाता है ऑन टू, ये कहलाता है 1 to 1। दोनों में फ़र्क ये है कि फर्स्ट वाले में रेंज में कुछ एलिमेंट आप छोड़ सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन ऑन टू में हर एलिमेंट को इस्तेमाल होता है। पहले वाले में आपके पास 1 to 1 करस्पॉन्डेंस होना ज़रूरी है, जो भी एलिमेंट इससे अगर मैच हो गया तो अब रेंज के इस एलिमेंट से कोई और एलिमेंट जो है वो मैप नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैपिंग रिपीटेशन हो सकती है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी को अगर हम एक और सेट के अंदर इंसर्ट कर दें तो उसको कहते हैं बाइजेक्शन, ठीक है। तो वो आप कहते हैं कि ठीक है, एक दो और तीन पॉइंट है, तो अब आप दोनों की प्रॉपर्टी को इंसर्ट कर रहे हैं, रेंज में कोई पॉइंट छोड़ भी नहीं सकते और कोई डुप्लीकेशन भी नहीं कर सकते, तो कुछ इस तरह का सिचुएशन जो है वो जनरेट होगा। दिस इज कॉल्ड करस्पॉन्डेंस। तो ये 1 to 1 और ऑन टू करस्पॉन्डेंस कहलाता है। तो इस तरह से आपने कहा कि एक जो हमारे पास यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि a set is countable if it is finite or it is finite but can be listed like n। तो more formally a set is countable if there exists a bijection function। s जो है वो बेसिकली जो है मैप होता हो किसी ना किसी नेचुरल नंबर के साथ। तो उन्होंने यहाँ पे इवन नंबर के लिए एग्जांपल दी जो हमें लास्ट क्लास में देखी थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी उसको पढ़ा रहा हूँ। तो कहता है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड इवन नंबर इज 2 4 6 8। अब अगर हम मैप करें तो ये एक इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, लेकिन हम इसको काउंटेबल कहते हैं कि 1 जो है वो 2 से मैप हो रहा है, 2 4 से मैप हो रहा है, 3 6 से मैप हो रहा है। किस तरह हो रहा है? 1 जो है वो 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 4 से हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2, 3 6 हो रहा है मल्टीप्लाई बाई 2। तो n अगर यहाँ लिख दें तो 2n हो जाएगा। तो मैपिंग fn इज इक्वल टू 2n। तो according to the Cantor's definition, size n and e have the same size। इसको हम मान लेंगे कि दोनों सेम साइज, जबकि n में नंबर ऑफ एलिमेंट ज़्यादा होने चाहिए। इसकी वजह ये है कि इसमें गैप आ रहा है, इसमें गैप नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी इसकी मैपिंग जो है हुई हुई है। तो कहते हैं इज काउंटेबल फाइनाइट ऑल्सो अ सबसेट ऑफ n। तो ई जो है वो काउंटेबल फाइनाइट है लेकिन सबसेट है किसका? इसका, क्योंकि इसमें एलिमेंट की तादाद कम होनी चाहिए।
वही इसने आप बताया हमें से। अभी इसकी एलिमेंट की तादाद से तो कंसर्न नहीं है, अभी तो हम बात कर रहे हैं कि ये काउंटेबल है बिकॉज इट इज मैपिंग टू नेचुरल नंबर। अब ये हमें इसके ना बहुत, ये जो अगर हम बात करें इसकी बहुत सारा सहारा हमें लेना पड़ेगा कि जब भी हम कहेंगे कि ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल है तो इसके लिए हमें नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग करानी पड़ेगी। अब जाहिर है ये प्रूफ्ड मेथड है, हमें सिर्फ समझना है, हम कोई इनोवेशन तो कर नहीं रहे इसके अंदर। ये मैथ्स में सदियों से पढ़ाया जा रहा है, आज से नहीं 18 सेंचुरी से प्रूव्ड है ये सारी चीज़ें। और बुनियादी तौर पे ये नंबर थ्योरीज के अंदर पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स का। कहता है काउंटेबल की अगर डेफिनेशन देखें रैशनल इरेशनल में, तो कहता है रैशनल नंबर कैन बी ऑलवेज रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ m बाई n। और कहता है m एंड n आर बिलोंग टू द नेचुरल नंबर काउंटेबल इनफाइनाइट। और कहता है कि इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर जो हैं वो बेसिकली अनकाउंटेबल इनफाइनाइट होते हैं। ये इनफाइनाइट तो है लेकिन काउंटेबल है, उस अपने गलत कह रहे थे, काउंटेबल फाइनाइट नहीं, काउंटेबल फाइनाइट तो वही होंगे जो कि फिक्स लेंथ के होंगे, लेकिन जो डॉट डॉट करके आगे की तरफ बढ़ होंगे वो काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर, पहले तो हम, मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये बात मालूम होगी, एक कोई रिव्यू कर लेते हैं कि रैशनल नंबर बेसिकली क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। द रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ, शायद आपको याद हो डिस्क्रीट मैथ में ही पढ़ते रहे हम लोग, द रियल नंबर इज सॉरी रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर जो है वो गालबन रैशनल नंबर को, मुझे याद नहीं है, यू से शायद प्रेजेंट करते हैं, और यूनियन ऑफ इरेशनल नंबर को अगर हम आई से कर दें फिलहाल, तो इन दोनों का अगर यूनियन करें तो वो रियल नंबर बनता है। तो ये बेसिकली हमारे पास डेफिनेशन में है। अब अगर हम रैशनल नंबर की बात करें कि रैशनल नंबर क्या होता है, तो रैशनल नंबर इटसेल्फ एक ऐसा नंबर है जो किसी भी इंटीजर से प्रेजेंट किया जा सकता है, m बाई n, तो दोनों जो है वो नेचुरल नंबर के अंदर डिफाइन हुए हैं। तो कहता ही है कि मिसाल के तौर पे हम लिख सकते हैं, मैं ऐसे एजम्पशन पे कह रहा हूँ जो डेसिमल पॉइंट के बेसिस पे, कि 4.12 इज अ रैशनल नंबर, और 4 जरूरी नहीं लिखे आप, 5.16 इज अ रैशनल नंबर, 161 भी रैशनल नंबर है, 3.71 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इस तरह के जितने भी नंबर है रैशनल। इनकी ब्यूटी ये है कि जब आप इनको डिवाइड करते हैं तो ये डेसिमल के बाद ट्रंकेट हो जाते हैं, इनकी ट्रंकेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए हम इनको रैशनल नंबर कहते हैं। और अगर ट्रंकेट ना हो रहे हों, जैसे मिसाल के तौर पर 1/3 है तो विच इज़ इक्वल टू 0.333, तो आपके पास अगला पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा हो जिसको आप यहाँ पे ट्रंकेट कर सकें। मिसाल के तौर पर 3 डॉट लग दो यहाँ पे, डॉट का मतलब होता है कि आपने इसको इसी तरह आगे बढ़ाना। इफ़ यू नो दैट द पैटर्न, तो इट इज़ आल्सो अ पार्ट ऑफ द रैशनल नंबर, बट ये ट्रंकेट नहीं हो रहा उसके बावजूद भी। लेकिन irrational number को we cannot write in the format of this. This is basically the some words like pi, under root of 2 or something like that. ये जो numbers हैं ये basically irrational numbers हैं। जैसे मिसाल के तौर पर 3.142, ठीक है, एंड सो ऑन। अब ये ट्रंकेटेबल नहीं है। अंडर रूट टू जो है वो बेसिकली 1 पॉइंट समथिंग, ई जो है वो 2.87 एंड समथिंग, तो ये बेसिकली इरेशनल नंबर। अब इनकी जो तादाद है और इनकी जो तादाद है वो कहता है कि पहला वाला, ये सिर्फ अभी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, हमारे अभी जो पढ़ने का मकसद है ना, इसको समझाना है काउंटेबल अनकाउंटेबल, ये आगे इस्तेमाल होगा तो फिर हम आगे अपने ट्यूरिंग मशीन में इसको, इसकी प्रूफ के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो राइट नाउ वी आर गेटिंग सम नॉलेज अबाउट द काउंटेबल अनकाउंटेबल। एक जो थोड़े से मसाइल वाली चीज़ें देख लेंगे तो हमें थोड़ा आसानी हो जाएगी। तो इस बेसिस के ऊपर इसने कहा कि रैशनल नंबर जो कि m बाई n फॉर्मेट में लिखा जा सकता है इज अ काउंटेबली इनफाइनाइट, और इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। रियल नंबर इसको कह रहा है, लेकिन इरेशनल रियल नहीं होता, अनकाउंटेबल, यानी रियल इसलिए कह रहा है, और सुनिएगा, बाज़ का स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाता है और वो गलत परसेप्शन डेवलप कर लेता है। इरेशनल नंबर स्लैश रियल नंबर, इससे ये परसेप्शन डेवलप हो रहा है लिखे हुए से। अगर हमारी थोड़ी सी मतलब नंबर्स के बारे में वीकनेसेस होंगी तो हम कह देंगे अच्छा इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। ऐसा कतई नहीं है। मैंने आपको बताया कि रियल नंबर इज अ यूनियन ऑफ रैशनल इरेशनल।
इसका मतलब है इर्रेशनल नंबर या रियल नंबर, अगर मैं रियल नंबर की बात करूँ वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर इर्रेशनल शामिल होता है और इर्रेशनल खुद अनकाउंटेबली जो है वो इनफाइनाइट है। तो इस वजह से आप कहते हैं कि ये बेसिकली वाइस वर्सा नहीं लिखा हुआ, ये आगे वाले जुमले के लिए दोनों को लिखा गया। जी अंजुम साहब, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछ लीजिए जल्दी से। यस सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये नंबर जो है वो ना तो काउंटेबल है और ना ही जो है वो फाइनाइट है, मतलब उनको भी अगर कंपेयर करें, और अगर हम इवन नंबर्स को भी अगर हम कंपेयर करें तो जो इवन नंबर्स हैं वो भी पार्ट है नेचुरल नंबर्स का, तो मतलब हम किस तरह से इन्हें जो है वो कह रहे हैं। देखें, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि हम इस वक्त थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ रहे हैं, राइट, और हम इस वक्त मैथ्स का नंबर थ्योरी तो पढ़ नहीं रहे, राइट। तो आपको कुछ डेफिनेशन, यानी जिसको हम कहते हैं नंबर थ्योरीज की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अब उसके प्रूफ पे तो हम जा नहीं रहे, हाँ उसको एज अ हेल्प के तौर पे हम लेंगे। तो कहता ये है कि अगर एक नंबर, बिल्कुल सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ था कि अगर एक नंबर सिस्टम या जो भी है वो अगर फाइनाइट लेंथ है तो वो काउंटेबल है, तो उसको काउंट किया जा सकता है। लेकिन अगर एक नंबर ऑफ सेट इनफाइनाइट लेंथ का है तो वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ये हमें बताना है। तो मैथमेटिक्स की डेफिनेशन एंड प्रूफ, मतलब वो कोई गलत बात तो नहीं कर रहा होगा, डेफिनेटली हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। हमारा जिस तरफ का प्रूफ होगा हम उस तरफ की बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स से हमने ये बात एक्सट्रैक्ट की 1873 में, शायद कंट्योर ने ये बात बताई थी कि अगर आप किसी इनफाइनाइट सेट को नेचुरल नंबर के साथ मैप कर देते हैं तो वो काउंटेबली इनफाइनाइट कहलाता है। यानी काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब डेफिनेटली उसको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन वो काउंटेबली इनफाइनाइट इस सेंस में कि उसकी मैपिंग की जा सकती है। और अगर किसी सिस्टम को नेचुरल नंबर के साथ मैप नहीं कर सकेंगे तो वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट कहलाता है। ये प्रूव्ड है, कैंटोर ने प्रूव किया है। नंबर थ्योरी में जाके आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे या बुक में जाके पढ़ लें, नंबर थ्योरीज की बहुत सारी बुक्स हैं, उसमें आपको दी हुई होंगी उसके प्रूफ के भाई क्यों कह रहा है वो। तो उसके प्रूफ्स के लिए हम यहाँ पे अभी मेहनत नहीं कर रहे, हम तो उसका स्टेटमेंट लेके आगे बढ़ रहे हैं। और स्टेटमेंट के अगेंस्ट में किस किस तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं वो यहाँ पे हम जज कर रहे हैं। उसमें से एक इसने बताया कि इवन नंबर, तो हमने कहा हाँ इवन नंबर तो अगर 2468 है तो डॉट 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 करके आगे बढ़ता है, ये तो इनफाइनाइट है। लेकिन अब सवाल है कि ये काउंटेबली है या अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबली है या काउंटेबली, जो भी दोनों में से एग्जिस्ट करेगा वो अगर मैप कर जाएगा नेचुरल नंबर से तो काउंटेबल है, और अगर मैप नहीं करेगा तो, लेकिन मैप कर गया नेचुरल नंबर से तो हमने कहा कि काउंटेबल है, क्योंकि हमने कैंटोर का थ्योरम जो उठा के मैप कर लिया उसके ऊपर। अब ये दो सवाल और दे रहा है हमें, कहता है रैशनल नंबर जो हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट है या फाइनाइट है। रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमने कहा वो m बाई एन सीरीज का एक नंबर है। m बाई एन सीरीज का मतलब ये हुआ कि सपोज करो कि मैं लिखता हूँ अगर वो इस तरह से कि 1/1, ठीक है, 1/2, 1/3, ठीक, एंड 1/4, ऐसे ही होगा ना। और इस तरह से तो 1 वाले तो सारे यहाँ चलते रहेंगे, और अगर मैं कहूँ तो 2 वाले भी यहाँ पे आएंगे, ठीक। और वो इस तरह से कि यहाँ आ जाएगा 2/1, ठीक, 2/2, 2/3 एंड सो ऑन। इस तरह 2 और फिर 3 वाले भी चलते रहेंगे। ये नंबर इस तरह से आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। तो अब ये जो नंबर m बाई n फॉर्मेट में, m इज न्यूमरेटर एंड n इज डिनोमिनेटर, दीज आर द बेसिकली आर रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है। बताना हमें ये है कि ये रैशनल नंबर काउंटेबली इनफाइनाइट है या अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। तो अगर ये रैशनल नंबर किसी नंबर से मैप हो जाते हैं, वो भी नंबर कौन से, नेचुरल नंबर n से, तो हम कहेंगे कि ये काउंटेबल है। लेकिन अगर मैप नहीं होते तो हम कह देंगे। इसी तरह से रैशनल नंबर की वो बात कर, इरैशनल नंबर की बात कर रहा है तो वहाँ लिखा हुआ है नंबर 2 के अंदर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। तो हम सिर्फ इनकी एग्जांपल्स को पिक करें, और ये वो इतनी पॉपुलर एग्जांपल है कि जब कोई समझाने के लिए जाता है तो इन्हीं चीज़ों को उठा के समझा देता है।
क्योंकि दीज आर वेरी इजी ना कि आपको भी समझ आए, लेकिन इससे रिलेटेड जब हम आगे थोड़ा सा जाएंगे और अपने इन चीज़ों को अपने ट्यूरिंग मशीन में इस्तेमाल, क्योंकि ये एक थ्योरम है और एक स्टेटमेंट है, तो ज़रूर थोड़ी कि सिर्फ नंबर सिस्टम के लिए वैलिड होगा। ये अगर एग्जिस्ट करता है तो आप कहीं भी इस्तेमाल कर लीजिए उसको। तो जब हम इसको अपनी ट्यूरिंग मशीन में उठा के रखें लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें थोड़ी प्रैक्टिस तो होना, तो वो प्रैक्टिस करा रहा हूँ अभी मैं आपको। तो उसकी प्रैक्टिस बुक में भी दी हुई है, बुक से ही पिक किया है। तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम थोड़ा सा जब इसमें इन करेंगे ट्यूरिंग मशीन में तो आपको थोड़ी आसानी होगी। यानी मैं अगर आपसे कहूँ एक जुमला उसकी प्रूफ के लिए, ज़ाहिर अभी तो हमें आइडिया नहीं, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, डेफिनेटली आपसे पूछ नहीं रहा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि ट्यूरिंग मशीन जो है जो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं वो काउंटेबली इनफाइनाइट होती हैं, यानी उनको हम काउंट कर सकते हैं। और इसी तरह से जो लैंग्वेजेस हैं जो एग्जिस्ट करती हैं वो अनकाउंटेबल हैं। तो अब ये जो हमारे पास लैंग्वेज और ट्यूरिंग मशीन के वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ये जो वर्ड है, अच्छा अब ज़रा दोनों को मिलाओ। ट्यूरिंग मशीन काउंटेबली फाइनाइट है और लैंग्वेजेस काउंटेबली अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर थोड़ा सा आप सुन रहे हैं मतलब जुमले को थोड़ा कन्फ्यूजन तो है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो ट्यूरिंग मशीन से नहीं डिफाइन की जा सकती, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन तो काउंटेबल हो गया और लैंग्वेजेस जो अनकाउंटेबल हो गई। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो कि ट्यूरिंग मशीन से रिकग्नाइज यानी नॉन ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल होंगी, यानी ट्यूरिंग से बना ही नहीं जा सकती। बहुत सारी लैंग्वेज ऐसे भी होंगी, तो ये प्रूफ करना कि है या नहीं है। तो हम किसी चीज़ को देख नहीं रहे लेकिन एजम्पशन पे प्रूफ किए जा रहे हैं, ये होंगी इस तरह भी होगा, तो वो हम यहाँ पे सीखने के लिए आगे की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, पहली वाली बात को, कि आप ये कहते हैं कि m बाई एन यानी रैशनल नंबर जो है, मैंने बता दिया क्या m बाई एन में फॉर्मेट में लिखा जा सकता हो, वो काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो इसका मतलब है कि इसको मैप हो जाना चाहिए नेचुरल नंबर से। तो मैपिंग के लिए इसने कहा स्टेटमेंट दे दी इसने यहाँ पे, द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज काउंटेबली इनफाइनाइट। तो फाइंड अ वे टू लिस्ट देम must include all of them rational m by m or such that m and n belong to n। अच्छा जी, वो कहता है कि फिर आप जाएं और उसको लेक्चर में देखें। ये उस वक्त की बात है जब फिजिकल क्लास होती थी। मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख देता था कि लेक्चर में जाके देख लो। अभी मैंने इसकी स्लाइड्स जो है यहाँ पे कट पेस्ट कर दी हैं, तो वो आगे आपको कट पेस्ट में स्लाइड्स मिल जाएंगी। इसने कहा कि अगर मैं यूँ लिखूँ 1/7, 1/3, 22/9, वन वे टू करस्पॉन्ड 1/9, 17/3, 4/3, तो ये मैपिंग जो है वो सही नहीं हो रही। मैपिंग इसलिए सही नहीं हो रही कि इसका इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा। यानी 22/9 का 3 के साथ क्या रिलेशन है, ये कोई मैपिंग तो जैसे हमने नेचुरल नंबर की इवन नंबर के साथ की, कुछ इस तरह की मैपिंग बने तो हम इस पे कहेंगे ना कि मैपिंग इज कॉल्ड अ फंक्शन बेसिकली। समझ रहे हो मेरी बात? यानी फंक्शन, तो ये फंक्शन तो कोई ना कोई रिलेशन तो बनाता है ना यहाँ पे। तो इस वक्त अगर इस तरह से ये नेचुरल नंबर को लेके इसके साथ मैप करेंगे तो ये मैपिंग नहीं कहलाएगी कि एन इज मैप टू द योर रैशनल नंबर। तो सॉरी, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल को, याद आ गया। तो ये बेसिकली इस तरह मैपिंग कोई नहीं हो पा रही, तो लिहाजा दिस इज़ नॉट अ मैपिंग। अच्छा, अब अगर ये मैपिंग नहीं है तो हम कैसे मैप कर सकते हैं, क्योंकि इसको कह रहा है कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। तो काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए वो कह रहा है क्यू इज़ मच लार्जर देन एन। अब आप मैप भी करना चाहते हैं और कह रहे हैं कि क्यू जो कि एन के साथ मैप होगा, लेकिन क्यू क्योंकि डेसिमल पॉइंट बेसिस हैं तो वो एन से तो बहुत बड़े हैं तादाद में। For proving a demonstration of correspondence with n to show q is countable। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे इस बेसिस के ऊपर। टू गेट दिस लिस्ट, ये आगे इन्होंने ऐसी सारी बातें की, वो आप देख लीजिएगा इसको। एक्चुअल में ये स्लाइड्स है वो ये है कि आप इसको कुछ इस तरह से एक टेबल में अरेंज करें जो कि नेचुरल नंबर का के साथ सीक्वेंस हुआ है। ये सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस कुछ इस तरह से है भाई कि आपने कहा कि ये भी आपने 1 2 3 4 एंड सो ऑन डॉट डॉट है, ये इनफाइनाइट साइज है, और ये भी 7 के बाद इनफाइनाइट साइज है।
तो in the basis of this one, you can write the first rational number in the form of 1 by 1. ठीक है, 1 by 1 means 1 and 1. And second you may write basically 1 by 2. यानी कॉलम को डिनोमिनेटर में लिखा है इन्होंने, बस इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा। आप ना लिखें, आप इसको लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड वन इज 1 by 3, fourth one 1 by 4, 1 by 5, 1 by 6 and so on. And similarly 2 by 1, 2 by 2, 2 by 2 is the same as the 1 by 1 and so on to this one. और इस तरह से आपने सारी मैपिंग यहाँ पे लिखनी शुरू कर दी, जो भी आप मैपिंग आपको नजर आ रही है। अब आप इसकी मैपिंग नेचुरल नंबर से करा बैठे हैं और कहते हैं कि अब अगर मैं इसको रीडिंग शुरू करूं तो रीडिंग कैसे करूंगा? मैपिंग तो करा दी आपने, ये मैप हो रहा है, बट इफ वी आर गोइंग टू रीड दिस वन, तो इस बुक ये कहती है और इसकी थ्योरी ये कहती है रैशनल नंबर के हवाले से कि वेन एवर यू आर गोइंग टू रीड दिस वन, अगर आप इसको रीड करने जाते हैं, इज़ अ क्वाइट डिफिकल्ट। मिसाल तो मैं कहता हूँ कि मैं अगर सपोज करो रॉ वाइज रीड करने जा रहा हूँ, इफ आई एम गोइंग टू राइट इन द फॉर्म ऑफ रॉ वाइज, तो आप कहेंगे ठीक है 1 by 1 मैप हो गया, पहला रैशनल नंबर, 1 by 2 मैप हो गया, ठीक है, 1 by 3 मैप हो गया, 1 by 4 मैप हो गया। तो ये तो आप इसी को आगे की तरफ बढ़ाते चले जाएंगे। 1 by 1 मैप हो गया, 1 से 1 by 2 मैप हो, क्योंकि ये कांस्टेंट चल रहा है, 2 से 3 से, और ये आप इसको आगे, हाउ यू विल कम डाउन टू सेकंड रॉ एंड आफ्टर दैट द थर्ड रॉ। Is it any possibility to come down in the second or third row if you will read in the format of the row wise, यानी कि फर्स्ट रॉ को पहले रीड कर रहे हैं और आइदर इन द कॉलम वाइज फर्स्ट कॉलम को पहले रीड कर रहे हैं, तो ये मैपिंग तो करा ली, लेकिन इसकी रीडिंग भी हमें बतानी है किस तरह से रीड होगा। तो ये हमारे लिए इस डिफिकल्ट है कि अगर मैं इसको एक रॉ वाइज जो है वो मैपिंग रीडिंग करना शुरू करूँ, तो इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन वी विल रीड इन द फॉर्म ऑफ डायगोनल बेसिस। आप इसको डायगोनल बेसिस पे रीड करेंगे, यानी क्या डायगोनल बेसिस पे कि आप यहाँ से सबसे पहले इसको रीड करेंगे विच इज कॉल्ड 1 by 1, ठीक है, एंड देन आफ्टर दैट यू विल रीड द सेकंड वन विच इज कॉल्ड बाय 1 by 2, ठीक, ये आपने मैप करा दिया, एंड द थर्ड वन यू विल मैप बाय 2 by 1 एंड आफ्टर सो ऑन। इस तरह से ये मैपिंग जो है वो होती रहेगी और आप एक एक लाइन को रीड आउट करते चले जाएंगे। अब कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है कि जिसको आप कहेंगे मैं रीड, यानी आगे अगर कोई बहुत बड़ा एलिमेंट है 4 6 9 1 डिवाइड बाय 3 3 1 2, मिसाल है ऐसी दे रहा हूँ, 3 3 3 1 2, तो आप किसी न किसी वक्त इस पे भी पहुंच ही जाएंगे क्योंकि आप रीडिंग मैपिंग कराते चले जा रहे हैं इस तरह से। लेकिन अगर आप रॉ बाई रॉ या कॉलम बाई कॉलम करते तो आप सेकंड रॉ पे उतरते ही नहीं, तो फिर आप कहते हैं कि इसकी मैपिंग को कैसे डिफाइन करेंगे आप। तो इट कुड बी वेरी डिफिकल्ट कि अगर आप रॉ बाई रॉ और कॉलम बाई कॉलम करें, तो डायगोनल बेसिस के ऊपर आप इसकी मैपिंग करेंगे और कितना ही बड़ा नंबर रैशनल का लिख दें आप कह देंगे इसकी मैपिंग हम करा सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड बेसिकली m by n फॉर्मेट, और n और m दोनों जो है वो बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इन द बेसिस ऑफ दिस मैपिंग, क्योंकि हमारी डेफिनेशन मैथ्स की यही कहती है अंजुम साहब माजूर के साथ, कि वो डेफिनेशन ये कहते हैं कि व्हेनेवर यू विल मैप योर प्रॉब्लम इनटू द नेचुरल नंबर इज कॉल्ड बेसिकली इज काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर, है तो इनफाइनाइट लेकिन काउंटेबल है अगर आप इसको मैप कर देते हैं। तो दिस इज अ वे टू प्रूव ना। अब ये एग्जाम में हो सकता है कि जो पढ़ाया है वही आ जाए, या हो सकता है कि वो दे दिया जाए वो जो थोड़ा सा डिफर हो। आपको प्रैक्टिस अगर हो गई है तो हो सकता है कि हम एल्गोरिथम का दे दें ट्यूरिंग मशीन के साथ रिलेशन, या इसी तरह से और कुछ चीज़ों का दे दिया जाए। तो वो हमें ज़रा जहन में रखना है कि किस तरह से इसकी प्रूफ करना है, किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसकी काफ़ी एग्जाम्पल्स अभी हमारे सामने आ जाएंगी जिसके बेसिस पे आप ये कह सकेंगे कि हम किस तरह से उसको प्रूफ करें। नेक्स्ट करके फिर मैं आपसे सवाल लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये कहता है कि थ्योरम रैशनल नंबर द करस्पॉन्डेंस ऑफ n and q to infinite set have the same size, q has correspond with n then the countable infinite, इसलिए हम कहेंगे कि ये countable infinite है। ठीक है, ये तो एक थ्योरम हो गया। दूसरा थ्योरम क्या कहता है कि द सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, यानी इनका कहना यह है कि इररेशनल नंबर जो होता है वो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये है कि आप इसको
यानी इर्रेशनल नंबर को किसी नेचुरल नंबर से मैप नहीं कर सकते। तो अब ये है क्या, तो और रियल नंबर इज वन ऑफ दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेटिव। रियल नंबर कह लो, रियल नंबर का वो पार्ट जो इर्रेशनल है, तो मैं रियल कहने से अच्छा है कि मैं इसको इर्रेशनल ही कहता हूँ, ताकि ये हमें कंफ्यूज ना करे। मतलब बाजू का मैथ्स में ये कंफ्यूजन आ जाती है कि भाई रियल क्यों कर, रियल इसलिए कह रहे हैं कि दोनों चीज़ इसमें शामिल। तो हम रियल का वो पार्ट बात कर रहे हैं जो कि क्योंकि रियल नंबर यूनियन है, तो ये भी रियल कहलाते हैं, वो भी रियल कहलाते हैं। तो जैसे पाई है, ई है, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रियल नंबर। रियल के बजाय हम इसको इर्रेशनल कह देते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स। तो इंट्रोड्यूस द डायगोनलाइजेशन मेथड। अब यहाँ पे भी इन्होंने डायगोनलाइजेशन ही किया, लेकिन इस जगह पे डायगोनलाइजेशन करने का टेक्निक थोड़ी डिफरेंट थी। यहाँ पर डायगोनलाइजेशन करने की टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो हमें आगे कई जगहों पे इस्तेमाल करना है कि डायगोनलाइजेशन किस तरह से हम यूज़ करेंगे या किस तरह से इस्तेमाल हो सकेगा। ठीक, तो ये जो डायगोनलाइजेशन मेथड है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये कैसे प्रूव होगा, ये देखते हैं इसको। कहता है इन ऑर्डर टू शो आर इज अनकाउंटेबल, ठीक है, रिक्वायर्ड टू शो एन एंड आर हैज नो करस्पॉन्डेंस। हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि एन और आर में कोई करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। द प्रूफ इज बाय कंट्राडिक्शन। हम इसको कंट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। कंट्राडिक्शन किसे कहते हैं कि आप ये मान लेंगे कि ये मैप होते हैं, ये मैप हो रहे हैं, आप ये मान लेंगे, लेकिन जब मान के आगे की तरफ बढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये प्रूव नहीं हो सकेगा। तो क्या करना है, सो एफ मस्ट पेयर ऑल द मेंबर। अगर ये कंट्रोडिक्शन से जा रहे हैं तो एफ फंक्शन जो है मस्ट पेयर ऑल द मेंबर ऑफ एन विथ ऑल द मेंबर ऑफ आर, यानी जो नेचुरल नंबर हैं वो आर के हर मेंबर से मैप होने चाहिए। बट वी विल फाइंड एक्स, एक्स मीन्स कोई नंबर ऐसा मिलेगा इन आर, आर में, दैट इज नॉट पेयर्ड विथ एनीथिंग इन एन विच विल बी आवर कंट्रोडक्शन। और हमें इसकी मैपिंग के दौरान एक एक्स ऐसा मिलेगा, एक से मुरादे ऐसे एक्स मिलेंगे जो आर में मौजूद होंगे लेकिन एन से मैप नहीं हो रहे होंगे। तो हम इस बेसिस पे, यानी इस वाले स्टेटमेंट के बेसिस के ऊपर कह सकेंगे कि ये हमारा जो स्टेटमेंट है इर्रेशनल के बारे में, जिसको हमने कंट्राडिक्शन के हिसाब से कहा था कि ये करस्पॉन्डेंस है, ये बेसिकली फेल हो गया। तो इसका मतलब है कि ये एक अनकाउंटेबल इनफाइनाइट नंबर जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसको करने के लिए इसने यहाँ पे बहुत ही मैच्योर किस्म की, मतलब ये स्टेटमेंट्स हैं जो पहले प्रूव हो चुकी हैं, यानी हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आप ज़रा सा इसको लिखेंगे, आपके पास बहुत सारे नोट्स आ जाएंगे इसके। तो जाहिर है हमें इतने सारा तो पढ़ने नहीं, बड़ी डिफरेंट डायरेक्शन में इंसान निकल जाता है। तो हमें सिर्फ इतना डिस्कस करना है जितना हमारी ज़रूरत है, यानी जिस जगह पे हमें रिक्वायरमेंट है वो हम खाली यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। सो कहता ये है कि मिसाल के तौर पे हम, क्योंकि ये सीक्वेंशियल तो है नहीं, यानी जो इर्रेशनल नंबर है, तो हमने ऐसी अपनी मर्जी से कुछ इर्रेशनल नंबर यहाँ पर लिख दिए। इर्रेशनल नंबर इज नॉट ट्रंकेटिंग, बेसिकली जो मेजर डेफिनेशन है इज नॉट ट्रंकेटिंग आफ्टर डेसिमल, दैट्स व्हाई हमने यहाँ डॉट डॉट लिखा है। जो रैशनल होते हैं वो ट्रंकेट हो जाते हैं, जैसे 1/4 होता है तो 0.25 है, इस तरह से ट्रंकेशन जो है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। और अगर ट्रंकेशन नहीं हो रही है तो पैटर्न बनता है, पैटर्न लाजमी बन रहा होगा। तो यहाँ पे पैटर्न के बगैर है, 3.14159 आगे क्या नहीं पता, 1.141421 आगे क्या नहीं पता, 0.278828 आगे क्या नहीं पता। तो ये वो कुछ इंडिपेंडेंट, कोई रिलेशन नहीं है एक दूसरे के साथ, एक कुछ इंडिपेंडेंट इर्रेशनल नंबर है ये। हमने कहा कि चलो ठीक है, कुछ इर्रेशनल नंबर के यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम इनकी, हालांकि कोई मैपिंग नहीं हो रही, जाहिर है मैपिंग तो कर ही नहीं सकते, लेकिन हमने कहा कि चलो इसको हम कह देते हैं कि ये 1 से मैप हो रहा है, ये 2 से मैप हो रहा है, या 3 से मैप हो रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे ये मैपिंग इसकी यहाँ पे इस तरह से शो कर दी, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली मैप। 1 से क्या ताल्लुक है इसका कोई अभी बता नहीं सकते, 2 से क्या रिलेशन है कोई नहीं बता सकते, 3 से क्या रिलेशन नहीं, लेकिन फिर भी हमने एजम्पशन कर दी, क्योंकि एजम्पशन पे चल रहे थे, कंट्राडिक्शन पे चल रहे थे, तो हमने मान लिया कि इसकी करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट करती है। अब जब ये हमने डिज़ाइन कर लिया इसकी करस्पॉन्डेंस,
तो अब वो कहता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर एग्जिस्ट करते हैं जिसकी मैपिंग आपने नहीं कराई। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने पहले 3 वाले लिखे, फिर 1 वाले लिखे। अगर सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिखते तो पहले 1 वाला आता, फिर 2, फिर 3 और सो ऑन। कहता है कि अगर आप इसको डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम में जाते हैं तो एक मेथड इस पे अप्लाई करें, वो ये कि एक नया रैशनल नंबर जनरेट करें विच इज इक्वलेंट टू, क्या किस तरह से इसके डायगोनल नंबर को पिक करें। 3, 4, 1, 9, 3, 0 करना क्या है, डायगोनल में जो नंबर एग्जिस्ट करते हैं इसमें एक एक इंक्रीज करके नया नंबर जनरेट करें, और अगर 9 पे पहुंच गए तो एक डिक्रीज कर दें। तो देखें 3 से आपको मिल गया 4, ठीक है, आपको 4 से मिल गया 5, 1 से मिल गया आपको 2, 9 से मिल गया आपको 8, एक कम कर दिया, 3 से मिल गया 4 एंड 0 से मिल गया 1। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये, आप कहीं भी इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा कि डायगोनल से बनने वाला नंबर, जो भी नंबर बना है, इसको आप कितने ही बड़ा कर दें, ये जो नया नंबर डिज़ाइन हुआ है ये इसके अंदर नहीं है। मैथ्स कहती है इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, यानी जो उसको आपने मैपिंग कराई भी है ना ये सारी, तो ये जो नया नंबर डिज़ाइन हुआ है वो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचो कि क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्या ऐसा रीज़न है कि ये नंबर जो मैंने लिखा है वो यहाँ इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा। मैं 1 मिनट के लिए खामोशी, मतलब आप ये सोचना पड़ेगा। देखें, अगर आप ये बात नहीं सोच रहे होंगे मैथमेटिकली तो आप कहेंगे ये नंबर इसमें क्यों नहीं होगा, 0.4 है तो होना चाहिए। जो नंबर हम इसके डायगोनल से जनरेट करेंगे वो नंबर इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बात मैथमेटिक्स कहती है। ठीक है, अब आपको मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, आप ज़रा इसको एक लम्हे के लिए सोचें अपने आइडिया से, अपने, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको वो बात समझ आए कि बाकी जो नंबर डायगोनल से बनेंगे वो डेफिनेटली इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं 1 मिनट के लिए खामोशी लेता हूँ, आप इसको सोच लीजिए कि बाकी ये बात सही है या नहीं है। क्या फरमाते हैं बताइए। मैं मैं कह रहा हूँ कि ये नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप क्या कहते हैं। रीजन, डायगोनल को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करवा रहे हैं 9, इस वजह से सारे जो भी नंबर होगा वो एट द एंड अल्टर हो चुका होगा। हाँ तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसके अंदर तो ऐसा पॉसिबल है कि ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता हो, ये बस हमें रीजंस दिखनी है। तो अदनान शौकत ने एक बात बताइए, बाकी स्टूडेंट भी बता दें। रीजन पूछो, रीजन। अच्छा स्टूडेंट देखो, जहाँ तक हम इसकी रीजंस पे जा रहे हैं, सपोज करो कि ये नंबर भी यहाँ पे होता, लेट सपोज 0.4, ठीक है, और 5 और 2 और 8 और 4 और 1 एंड सो। सपोज करो ये नंबर यहाँ पे होता, ये वाला नंबर यहाँ पे होता, कहीं पे भी हम मैप कर लेते हैं 3.1 पे, फिलहाल ऐसे अपनी आसानी के लिए मैप कर रहे हैं, 3 प्राइम पे मैप कर लिया उसको हमने। तो क्या ये जो हमें जनरेट होके मिला है वो यही होता या फिर कुछ और बन जाता, सोचिए जरा। डिफरेंट हो जाता क्यों, है। 8 क्योंकि जो है क्योंकि वो इसका 7, अपना भी 8 जो है वो डायगोनल, 9 हो जाता हाँ इसका अपना भी डायगोनल आता ना। बात समझ में आ रही मेरी। अगर ये नंबर हम मान लेते कि यहाँ पर एग्जिस्ट करता है तो डेफिनेटली जो हमारा डायगोनल से बनने वाला नंबर होता वो अब ये नहीं होता, फिर कुछ और बन जाता, क्योंकि इस नंबर की एग्जिस्टेंस की वजह से यहाँ पे कुछ और आ जाता। और अब जो फिर इसकी आने की वजह से जो नंबर जनरेट होता वो डेफिनेटली इसके अंदर मौजूद होता नहीं। अगर होता तो फिर ये नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। मेरी बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं। तो आई डोंट नो, तो ये जो बात है इसको अगर आप सोचें कि ये नंबर जो हमने जनरेट किया डायगोनली इज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड दिस टेबल, because if this number is exists in this table तो you might not get the same number over here because उसका डायगोनल भी तो चेंज होगा। तो फिर इसलिए आप कहते हैं कि अगर वो जो नया बनेगा वो भी इसमें होगा तो फिर जो नया नंबर आएगा वो एक नया नंबर होगा। तो इसलिए जो नंबर यहाँ पे बना है ये एक न्यू नंबर है,
और जो न्यू नंबर यहाँ पे बन के आपको मिल रहा है, इट्स नॉट मैप टू अ स्पेसिफिक नेचुरल नंबर। ये जो नया नंबर आया है वो क्योंकि इसके अंदर नहीं है, और अंदर नहीं है तो रैशनली, सॉरी है तो इरेशनली, लेकिन क्योंकि वो इसके अंदर नहीं है तो मैप नहीं हुआ, और मैप नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब हुआ, मैप नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, ये अनकाउंटेबल हो गया। तो इन्होंने कुछ जुमले यहाँ लिखे हैं समझाने के लिए, इस क्वाइट डिफिकल्ट है कि अगर आप इसको रीड करके समझने की कोशिश करें, इसलिए आप अभी इसकी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लें कि विथ वन एडिशन एंड वन सब्ट्रैक्शन टू 9, ये लॉजिक अपनी मर्जी से लगाइए, दिस नंबर नॉट इन एबल एंड हैज नॉट करस्पॉन्ड्स विथ एन, व्हाई, because it has no assignment of the correspondence, because this is a new number. If you want to put back this number inside the table, so you will get some new number of the diagonals, so that number would not be the basically mapped to the natural number. So it is very difficult to say that the new number is mapped to the natural number. That's why we are saying irrational number is uncountable infinite. इसकी वजह से हम कहते हैं, और ये जो मेथड कहलाता है, इट्स कॉल्ड अ डायगोनल क्या कहते हैं, डायगोनल प्रॉपर्टी। तो उस बेसिस पे हम इसको जो है वो डायगोनलिटी भी कहलाते हैं। तो उस बेसिस पे हम इसको जो है प्रूफ कर रहे हैं कि हमारा इररेशनल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट है। ये 3 एग्जाम्पल्स अब तक हमने पढ़ ली। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई सवाल नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, सवाल है तो पूछ लो, यहाँ पे क्लियर कर लो ताकि आपको आगे इतनी मसाइल ना हो, ठीक है। ताकि अब ये 3 एग्जाम्पल के बाद हम ट्यूरिंग मशीन 62 नंबर स्लाइड पे ट्यूरिंग मशीन के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तो अगर कोई बात हो तो आप पढ़ लीजिए, आप पता पूछ लीजिए। सर ये बोलिए सर, ये हमने यहाँ पर इरेशनल नंबर्स के लिए जो ऑर्डर, जिस ऑर्डर में हमने नंबर्स यहाँ पुट किए हैं, ये क्या चेंज भी हो सकता है? जरा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जी जी मतलब जिस तरह 3, 1, 5 चेंज हो सकते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर की कोई सीक्वेंस तो है नहीं ना, तो आप कोई भी नंबर पहले कोई भी नंबर बाद में लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं। राइट। कहता है अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द प्रीवियस थ्योरम। अब उसकी प्रीवियस थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए हम कुछ बातें यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको समझना है हमें, जो कि हमारे ट्यूरिंग मशीन से जो है रिलेटेड है। कहता है इट शोज दैट सम लैंग्वेजेस आर नॉट डिसाइडेबल और इवन ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। अगर आप इसको गौर से सोचें तो ये क्या, वैसे तो पढ़ लें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ के निकल गए, लेकिन उसने कहा कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो डिसाइडेबल नहीं होती, इवन के रिकग्नाइजेबल भी नहीं होती। अब इसका क्या मतलब है रिकग्नाइजेबल भी नहीं होती? अब आपको मैं समझाता हूँ। मतलब एक एक स्टेटमेंट के पीछे आपने सोचना है कि बात क्या हो रही है। कि आपके पास एक ट्यूरिंग मशीन है और वो बेसिकली एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है, एक्सेप्ट या रिजेक्ट करती है, ठीक है। एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के बाद इसको हम डिसाइडेबल कहते हैं। डिसाइडेबल का मतलब क्या हुआ कि इसके पास एबिलिटी है कि वो अपने जो भी वर्ड है, जो वर्ड यहाँ से भेजा जा रहा है, उसको अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट, रिजेक्ट करें। लेकिन कुछ ट्यूरिंग मशीन्स ऐसी हैं जो एक्सेप्ट रिजेक्ट के साथ साथ, एक्सेप्ट भी कर रहा है, रिजेक्ट के साथ साथ कुछ लूप भी बना रहा है, यानी ये डिसाइडेबल हो गया, ये रिकग्नाइजेबल हो गया। लेकिन ये जो डिसाइडेबल और रिकग्नाइजेबल है, दोनों ट्यूरिंग मशीन से प्रेजेंट की जा सकती हैं, डिसाइडेबल और रिकग्नाइजेबल। ये बात हमने पढ़ ली थी पहले। लेकिन ये ट्यूरिंग मशीन से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। लेकिन स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट शोज दैट सम लैंग्वेजेस आर नॉट डिसाइडेबल। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी जो डिसाइडेबल नहीं है, इवन ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल भी नहीं, यानी वो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो फिर फाइनली वो लैंग्वेजेस कैसे होंगी? इसका मतलब ये होगा कि वो ट्यूरिंग मशीन से रिप्रेजेंट ही नहीं की जा सकती। अब अगर ट्यूरिंग मशीन से रिप्रेजेंट नहीं की जा सकती तो इसका मतलब है कि सेट ऑफ लैंग्वेजेस जो है आपके पास, ये लैंग्वेजेस का सेट है, ठीक। और ये ट्यूरिंग मशीन है बेचारा, ये ट्यूरिंग मशीन है। इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं आ रही। 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्यों नहीं आ रही? इसकी वजह यह है कि कुछ ट्यूरिंग मशीन्स हैं जो कि कुछ लैंग्वेजेस बना देती, लेकिन बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिसको ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन ही नहीं कर पा रही। तो ये 1-to-1
जो है वो करस्पॉन्डेंस एग्जिस्ट इनके दरमियान नहीं करता, जो भी हम बात कर रहे थे। तो लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबली इनफाइनाइट एंड ट्यूरिंग मशीन्स आर काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, जो इन्होंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, जो भी हम पढ़ रहे थे कि इट शोज दैट some languages are not decidable or even Turing recognizable. The reason that there are uncountable many languages, जो जुमला नीचे लिख दिया, जो मैंने आपको डायग्राम से समझाया, yet only the countable many Turing machines. ठीक है, तो ये बेसिकली आपने यहाँ पे each Turing machine can recognize a single language and there are more languages in the Turing machine. So some languages are not recognized by the Turing machine. Such languages are not Turing recognizable. और ये languages जो है वो क्या है, Turing। आपको याद होगा अनियन जो हमने बनाया था इसका, तो अनियन में हमने जो डिज़ाइन किया था, शायद आपको याद हो कि एक बात हमने यहाँ पे लिखी थी कि ये डिसाइडेबल लैंग्वेज है, जिसको हम इन्यूरेबल लैंग्वेज कहते हैं, और रिकर्सिव लैंग्वेज कहते हैं, और रिकर्सिवली इन्यूरेबल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये रिकग्नाइजेबल होती है, रिकर्सिव इन्यूरेबल लैंग्वेज, रिकर्सिव लैंग्वेज, और यहाँ पे कहा था नॉन ट्यूरिंग लैंग्वेज। तो ये वो लैंग्वेज है जो यहाँ पे बात हो रही है कि वो इन दोनों से भी डिसाइन नहीं हो सकती। तो अगर आप उस वक्त समझ नहीं आएगा तब आपको ये बात पता है कुछ। अब वो है कौन सी लैंग्वेज, हमें इससे कंसर्न नहीं है कि कौन सी लैंग्वेज। अभी तो हम सारा थ्योरेटिकल प्रूफ पे जा रहे हैं कि अगर ट्यूरिंग मशीन वाकई ही काउंटेबल है और लैंग्वेजेस अनकाउंटेबल हैं, तो डेफिनेटली ट्यूरिंग मशीन सारी लैंग्वेजेस को नहीं बना सकता, और नहीं बना सकता तो कुछ लैंग्वेजेस जो हैं, जो अब वो कौन सी है हमें इससे कंसर्न है, लेकिन कुछ लैंग्वेजेस होंगी जो ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल नहीं होंगी, ट्यूरिंग से नहीं डिज़ाइन की जा सकती। तो दिस इज अ थ्योरेटिकल प्रूफ और कंक्रीट प्रूफ है। तो ठीक, तो ये बात मतलब वो कहता है कि 20वीं सेंचुरी अब में हम, वो प्रोफेसर्स कहते हैं कि आप इतने खुश नसीब हैं कि आपको ये बातें मैथमेटिकली प्रूफ होके मिल रही हैं। और आज से 18वीं सेंचुरी में, 19वीं सेंचुरी में तो ये एब्स्ट्रैक्ट थी, पता नहीं सच बात है गलत बात है, किस पुलिये पे हम खड़े हैं, बातें सही हो रही हैं गलत हो रही हैं। तो ये उस वक्त इस तरह से एम्बिग्यूटीज में थी। अब हम सिर्फ सब सारी चीज़ें प्रूव हो चुकी हैं और इसको सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट है। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ट्यूरिंग जो है, ट्यूरिंग लैंग्वेज, ट्यूरिंग मशीन जो है वो कहता है सम लैंग्वेजेस आर नॉट ट्यूरिंग रिकग्नाइज, ये स्टेटमेंट है। अगर इस स्टेटमेंट को हम लेके चल रहे हैं कि सम लैंग्वेजेस आर नॉट ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल, तो अब आपको जुमला समझ में आ गया। मतलब कहने को बहुत आसान बात है, इसकी पीछे पूरी एक हिस्ट्री ऊपर से हम लेके आए, उसको अंडरस्टैंड किया, और उसके बाद यहाँ पे हम ये जुमला कहने के काबिल हैं कि सम लैंग्वेजेस आर नॉट ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल। कोरोलरी के फॉर्मेट के अंदर उसको प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट हैज़ टू स्टेप्स, दो स्टेप्स हैं। फर्स्ट, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट देयर आर फाइनाइट ट्यूरिंग मशीन, जो मैंने अभी आपको बताया कि पहला स्टेप ये होगा कि आप बताएंगे कि हमारे पास जो ट्यूरिंग मशीन है वो फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब होता है कि आपके पास काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर, यानी काउंटेबल है वो। सेकेंड, it is required to prove that there are infinite number of languages, और ये प्रूफ करना है कि हमारे पास infinite number of languages हैं। तो इस दोनों को मिलाया जाए तो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। दिस इज अ बिग गेम कि हम इसको प्रूफ कर लें। तो कहता यह है कि इस बेसिस पे कि सब पहली स्टेटमेंट को ले, पार्ट नंबर 1 कि all Turing machine are countable, और we can enumerate that, enumerate यानी काउंट कर सकते हैं, the set of all Turing machine Tm is equal to m, w is countable। एक नोट कीजिए जी सर, सॉरी। कहता है ऑल ट्यूरिंग मशीन, ये तो मैंने पढ़ दिया ना। अब इसको प्रूफ करने के लिए पार्ट नंबर 1 ट्यूरिंग के लिए बात हो रही है। कहता है कि अच्छा, मैं वैसे ही पूछता हूँ, बड़ी खामोशी है क्लास में, 16 स्टूडेंट तो है माशाल्लाह जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपके जहन में क्या आता है, आप कैसे प्रूफ करेंगे कि हम ये कहें कि ट्यूरिंग मशीन काउंटेबल इनफाइनाइट है? तो डेफिनेटली आप कहेंगे हम इसको किससे, नेचुरल नंबर से मैप करा देते हैं, किसी नेचुरल नंबर से उठा के मैप करा दें आप, और आप कह दें कि हाँ लेकिन प्रूफ करें कि नेचुरल नंबर से मैप हो गया ये। तो उस बेसिस पे आप कह सकेंगे कि ये
काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर्स हैं। चलो खैर, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इस तरह से मैं खाली आइडिया लेना चाह रहा था कि आपको क्या, आप क्या समझते हैं किस तरह से प्रूव होगा कि ये एक ट्यूरिंग मशीन जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं। जनरल ऑब्जर्वेशन बता रहा है ये, द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स सिग्मा स्टार्स इज काउंटेबल। ये जुमला भी बड़ा क्रिटिकल है। ये स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो आप इस स्टेटमेंट में देखें कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स इज काउंटेबल फॉर एनी अल्फ़ाबेट्स ऑफ सिग्मा। ठीक है, अब ये मैं भी इसको समझाता हूँ आपको, इस स्टेटमेंट के पीछे क्या बात है वो मैं आपको समझाता हूँ। This produces only finitely many strings of each length, और इसके साथ कनेक्टेड सेकंड स्टेटमेंट है कि ये सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ लेंथ के यानी फाइनाइटली मैनी स्ट्रिंग्स जनरेट कर सकता है हर लेंथ के, यानी 1 लेंथ का, 2 लेंथ का, 3 लेंथ, 4 लेंथ, इस तरह से। A list may be formed by writing down all the string of length 1, length 2, length 3 and so on. जी, अच्छा, मैं कहता था कि दिस प्रोसीजर ओनली फाइनाइटली मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ ईच लेंथ, यानी जो ऊपर वाली लाइन बता रहा है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो बेसिकली काउंटेबल है, और दिस प्रोसीजर ओनली फाइनाइटली मेनी स्ट्रिंग्स ऑफ ईच लेंथ, और हर लेंथ की जो यानी तादाद है वो फिक्स है। A list may be formed by the writing down all the string of the length 1, length 2 और length। अब ये 3 जुमले हैं, लेकिन इसके पीछे हमें समझना है कि बात ये क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद आखिरी जुमला कह के उसने अपने पहले पार्ट को प्रूफ कर दिया। हाँ आधार, कोई बात नहीं, सबके पास ही है इंटरनेट, हर वक्त तो स्मूथ नहीं चलता ना। अच्छा जनाब, फोर्थ स्टेट में देख रहे हैं, एवरी ट्यूरिंग मशीन कैन बी इनकोड इन स्ट्रिंग एम ऑफ द फाइनाइट लेंथ, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इज काउंटेबल। ये 4 जुमले में इसने पूरी कहानी हमारी पहले वाला स्टेटमेंट प्रूफ कर दिया। पहला स्टेटमेंट क्या है, ट्यूरिंग मशीन आर काउंटेबल। इसने पहले जुमला ये प्रूफ करना चाहता है कि ट्यूरिंग मशीन काउंटेबल। अब दोबारा बार बार गौर से सोचें, जाहिर है हमें रट्टा नहीं लगाना है, इसका समझना है कि बात क्या हो रही है जुमले के पीछे, क्योंकि लगता है कि आसान लिखा हुआ, लेकिन इसके पीछे एक पूरी कहानी जो है छुपी होती है, उसको एक्सप्लोर करना समझाने के लिए इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। तो आप उसको समझने की कोशिश करें कि वो क्या कहना चाह रहा है। कहता है कि द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, देखिए सिग्मा स्टार लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग्स है, इज काउंटेबल। स्ट्रिंग जो है वो काउंटेबल है। किस तरह काउंटेबल है मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम ये एज्यूम करते हैं कि वी हैव, सपोज करें वी हैव 256 ठीक कैरेक्टर्स। सपोज करें हमारे पास 256 कैरेक्टर हैं कीबोर्ड में, जिससे हम अपनी लैंग्वेज, यानी ये वो है जिसको हम यहाँ पे सिग्मा कहते हैं। सपोज कर लो कि ये हम सिग्मा की बात कर रहे हैं। सिग्मा इज लाइक दिस वन। सिग्मा समझते हो ना, स्टार नहीं लगा हुआ, ये लैंग्वेज, यानी आपको याद होगा हम लोग लिखते थे सिग्मा इज इक्वल टू, हमेशा लिखते थे ए कॉमा बी, हम कहते थे ए कॉमा बी पे हमारी लैंग्वेज कंसिस्ट करती है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कीबोर्ड के सारे 256 कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज के पार्ट हैं। ठीक हो गया। अब ये जो 256 कैरेक्टर्स हैं, इससे कितने साइजेस की स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। नंबर 1 इसने कहा ना, लेंथ 1, लेंथ 2, लेंथ 3। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि लेंथ, मैं ऐसा करता हूँ कि इसको एक नई स्लाइड में बना दूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लेंथ 1, यानी ऐसे स्ट्रिंग जिनकी लेंथ 1 होगी वो कितने बनेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हमारी लैंग्वेज ए बी पे कंसिस्ट करती है और हम लैंग्वेज के स्ट्रिंग लिखने के लिए जाएं, तो आपसे कोई कहे कि सिंगल कैरेक्टर की कितने स्ट्रिंग लिख सकते हैं, आप कहेंगे 2, क्योंकि एक ए होगा एक बी होगा। डबल कैरेक्टर के कितने लिख सकते हैं, आप कहेंगे ए होगा
और BB होगा, ठीक है, और AB होगा और BB होगा। नहीं समझ आया? सर BA भी होगा। BA। तो ये जो तादाद में है ये 2 की पावर 2 है, 2 कैरेक्टर है ना, तो 2 की पावर 2। और अगर हम कहें कि 3 लेंथ का कितना होगा, 3 लेंथ वाले कितने होंगे, तो फिर आप यहाँ 3 लेंथ वाले लिख लेंगे। लेंथ ऑफ 3 कैरेक्टर 2 है तो 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 कैरेक्टर आप लिख सकेंगे। और मैं कहूँ कि 4 कैरेक्टर वाले कितने होंगे, तो आप कहेंगे 2 की पावर 4। समझ में आ रहा है ये मैं क्या कह रहा हूँ? तो ये इनके डिफरेंट लेंथ के स्ट्रिंग्स हैं। अच्छा, हमने कहा कि हमारे कीबोर्ड में 256 कैरेक्टर्स हैं और उस 256 कैरेक्टर्स में सिंगल लेंथ के सिंगल कैरेक्टर के कितने लिख सकते हैं आप इनको मुश्किल काम थोड़ी है। हम यहाँ लिख देते हैं 256 टोटल, सही है, सिंगल लेंथ वाले 256 आएंगे। उसके बाद वो कहता है कि आप ये बताइए कि लेंथ 2 वाले कितने होंगे। जी सर, लेंथ 2 वाले कितने होंगे? अब ये भी मुश्किल काम है, 256 का स्क्वायर लगा लो, ये पावर है स्क्वायर, ठीक। क्योंकि देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हमने कि अगर 2 कैरेक्टर हैं तो उसकी पावर 2, 3 कैरेक्टर वाले हैं तो 2 की पावर 3, क्योंकि कैरेक्टर 2 हैं तो 2 फिक्स है और ऊपर पावर बढ़ती जा रही है, तो कैरेक्टर 256 है तो पावर 2। और मैं अगर कहूँ कि लेंथ ऑफ 3 है तो इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास, 256 की पावर 3 एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई? इस तरह से ही चलता जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि k तक जाना है तो आप यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ k। लेंथ ऑफ k आपके पास आ जाएगा विच इज इक्वल टू 256 ऑफ पावर k। ये आपके पास जो है वो k कैरेक्टर का यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग भी ठीक कर लेंगे, टाइपो मिस्टेक में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इसके एलिमेंट्स मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि इसकी पावर जो है लेंथ 1 में, पहले वाले में पावर 1 आ रही थी, तो ये जो इसकी पावर है ये बेसिकली एक नंबर्स को डिफाइन कर रही है। नंबर्स को मतलब ये है कि नेचुरल नंबर 1, नेचुरल नंबर 2, नेचुरल नंबर 3, नेचुरल नंबर 4 एंड सो ऑन। ऐसा समझ में आता है? तो इस तरह से ये डिफाइन हो रहा है। और इसके डिफरेंट साइज, टोटल कैरेक्टर ही इतने हैं तो इसी में से लैंग्वेजेस बनेंगी, इसी के लेंथ वाइज जो है वो मशीनें डिज़ाइन की जाएंगी। अब ये तो हमारे पास एक सेट हो गया जिसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया। अगर हम बात करें, यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो पूछते जाना भाई, कोई सवाल अगर पूछ लो ताकि आपको कोई बात कन्फ्यूजन हो तो वो क्लियर हो जाए। अच्छा जनाब, ये तो हो गई एक बात। अब ट्यूरिंग मशीन का क्या सिलसिला? इसका मतलब ये हुआ कि आप जब लैंग्वेज लिख रहे होंगे, जैसे हम सेट पे लिखते थे, तो लैंग्वेज बनेंगी इसी से 256 कैरेक्टर से बनेंगी और वही डिफरेंट सबसेट्स होंगी। तो शुरू में 1 से लेकर 256 कैरेक्टर तो वो होंगे जो सिंगल कैरेक्टर के होंगे, सही है। उसके बाद 257 से लेकर, ये मैं तादाद लिख रहा हूँ, कैरेक्टर नहीं लिख रहा, 257 से लेकर कहाँ तक, 256 की पावर 2 तक 2 कैरेक्टर वाले एलिमेंट हो गए। फिर उसके बाद सो ऑन। इस तरह समझ में आता है? ये जो मैं लिख लूंगा सारा, ये जो स्ट्रिंग है, अब जो जुमला बोलूंगा ना जरा गौर सुनिएगा, ये जो स्ट्रिंग आएगा वो किसी एक लैंग्वेज के लिए बात नहीं हो रही है। ये 256 कैरेक्टर जो हमारे कीबोर्ड में एग्जिस्ट करते हैं उसकी ऑल पॉसिबल कैरेक्टर बन के आ जाएंगे, ऑल पॉसिबल कैरेक्टर। समझ में आई? लेकिन जब ये बन के आएगा तो क्या ये फाइनाइट नहीं होगा? डेफिनेटली, क्योंकि काउंटिंग हो रही है तो फाइनाइट एलिमेंट होंगे, जिस सारे के सारे फाइनाइट एलिमेंट के अंदर एग्जिस्ट करते होंगे। सही बात समझ आ गई? तो वो कह रहा है कि जब हम इसकी ट्यूरिंग मशीन बनाने के लिए जाएंगे, अगर मैं इससे और एक स्टेप आगे की तरफ और डेप्थ में लेके जाऊं आपको, तो जितनी भी लैंग्वेजेस बनेंगी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, सही है, लैंग्वेज सो ऑन टू लैंग्वेज n, जो भी लैंग्वेज किसी भी तरीके की बनाए, आप कैसे ही बनाए, उसके जो स्ट्रिंग होंगे वो इसी के सबसेट्स होंगे, क्योंकि ये ऑल पॉसिबल सबसेट्स हैं। और ऑल पॉसिबल, क्योंकि 256 कैरेक्टर ऑल पॉसिबल सबसेट है, तो लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, लैंग्वेज 4 एंड सो ऑन। सही बात समझ आती है? तो ये जो सारी लैंग्वेजेस आप यहाँ बना रहे हैं, इसकी कोई ना कोई ट्यूरिंग मशीन जरूर बनेगी, T1, T2 एंड T3,
ठीक है, T1, T2 एंड T3। ये जो लैंग्वेज 1 है, ये 1 है, दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। ये 2 है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। 3 है, दिस इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, एंड सो ऑन टू Tn। आपसे सारा बना दिया आपने, एंड डॉट 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 करते हैं, एन भी नहीं करें, आप आगे बढ़ जाए इस तरह से अगर चाहें तो ये इनकी 1-to-1 मैपिंग जो है वो आपने करा दी। 1-to-1 मैपिंग से मुराद क्या है कि जो लैंग्वेजेस आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट की जो कि फाइनाइट नंबर है, उनको आपने उसकी ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन कर दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो काउंटेबल है, हम इसको कहेंगे काउंटेबली जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो इसके जो पीछे जो जुमले लिखे हुए थे उसके पीछे सारी ये हिस्ट्री चल रही थी कि आपने कहा कि ये ज़्यादा कोई ना कोई कैरेक्टर तो होगा ना, कीबोर्ड से ही कैरेक्टर दे सकेंगे या किसी से कैरेक्टर दे सकेंगे। तो उस बेसिस के ऊपर यहाँ पे मैं इन जुमलों को ज़रा अगर एक दफ़ा रिपीट करूँ तो शायद आपको अब थोड़ा क्लियर ज़्यादा हो जाए। ये कहता है द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स, अब देखिए वर्ड है ऑल स्ट्रिंग्स, सिग्मा स्टार पॉसिबली जितने भी इज काउंटेबल, सिंगल कैरेक्टर के, डबल कैरेक्टर के, थर्ड कैरेक्टर के, फोर कैरेक्टर के, एंड सो ऑन टू के कैरेक्टर के। जितनी भी कैरेक्टर की आप स्ट्रिंग बनाएंगे उसकी तादाद जो है वो क्या है, काउंटेबल है। फॉर एनी अल्फ़ाबेट्स, किसी भी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर आप काम करें, जो भी अल्फ़ाबेट्स आप यहाँ यूज़ करें, हमने 256 के अल्फ़ाबेट्स यूज़ की तो उसकी बेसिस पे हमने समझा दिया आपको। दिस प्रोसीजर ओनली फाइनाइटली मैनी स्ट्रिंग्स ऑफ ईच लेंथ, और हर एक जो है वो फाइनाइट मैनी लेंथ काउंटिंग रखता होगा हर लेंथ का, यानी सिंगल कैरेक्टर का, सेकंड कैरेक्टर का। तो अ लिस्ट मे बी फॉर्म बाय द रिटन डाउन ऑल द स्ट्रिंग, ये मैंने अभी आपको शो कर दिया। लेंथ 1 वाले 256 थे, लेंथ 2 वाले 256 का स्क्वायर थे, लेंथ 3 वाले 2 हैं। क्या ये हम नहीं डिबेट कर रहे, कितने होंगे ये डिबेट कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब है काउंटेबल होंगे सारे के सारे, ये तो इनफाइनाइट भी नहीं है, काउंटेबल है। मैं अब तो इनफाइनाइट की बात भी नहीं कर रहा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ काउंटेबल है, इनफाइनाइट का वर्ड यूज नहीं कर रहा। तो ये काउंटेबल है, और जब ये काउंटेबल है तो इसने क्या कहा कि एवरी ट्यूरिंग मशीन कैन बी इनकोड इनटू स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब है कि जितने भी स्ट्रिंग होंगे आप इसमें से सबसेट निकाल निकाल के डिफरेंट लैंग्वेज बना लें, तो उन लैंग्वेज को ट्यूरिंग मशीन से इनकोड किया जा सकता है। तो वो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूरिंग मशीन जो है वो एक काउंटेबल वर्ड है, काउंटेबल तादाद के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो पहला पार्ट हमारे थ्योरम का था। सम लैंग्वेजेस आर नॉट ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, तो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट देयर इज फाइनाइट नंबर ऑफ ट्यूरिंग मशीन। ये तो हो गई एक बात, ठीक है, जो हमने प्रूफ कर लिया। इसका सेकंड प्रूफ क्या है, इसका सेकंड प्रूफ ये है मेरे भाई कि द सेकंड इट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। हमें ये प्रूफ करना है कि हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लैंग्वेजेस का मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज जो है वो मैप नहीं कर सकती, मैपिंग नहीं होगी नेचुरल नंबर के साथ, यानी हम अपने मशीन को मैप नहीं कर सकेंगे, यानी लैंग्वेज को नेचुरल नंबर के साथ इसकी मैपिंग नहीं हो सकती। तो अब इसके लिए उसने यहाँ समझाना शुरू किया, कहता है और अब ये अभी शुरू नहीं किया काम, इसने अभी एक बात बताने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किया है, और वो स्टार्ट किस तरह से है कि ऑल लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबल, इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव फर्स्ट। जो नीचे है ना ये बात हम फर्स्टली पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद पहली वाली बात हम प्रूव कर रहे होंगे कि ऑल लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबल, लेकिन उससे पहले इट इज़ रिक्वायर्ड टू प्रूव फर्स्ट, यानी नीचे जो चीज़ दी हुई है पहले उसको प्रूव कर लीजिए आप। तो क्या प्रूफ करें कि द सेट ऑफ ऑल इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रिंग ओवर 0 1 इज अनकाउंटेबल इनफाइनाइट, यानी उसने ये कहा कि 0 1 पे जो चीज़ बन रही होगी वो अनकाउंटेबल इनफाइनाइट लेंथ एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है। और वो किस तरह से है वो मैं आपको समझाता हूँ। बाय डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम, डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम के बेसिस पे क्या बात हो रही है कि एज्यूम दैट, ठीक है, एज्यूम द सेट ऑफ इनफाइनाइट बाइनरी स्ट्रिंग बी, बाइनरी स्ट्रिंग का नाम क्या रखा हुआ बी, कैन बी इन्यूमरेटेड, यानी हम इसको इन्यूमरेट कर सकते हैं, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू एन। ये कॉलरी फॉर्मेट के अंदर बात कर रहा है कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि हम इसको इन्यूमरेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, किसके साथ, एक नेचुरल नंबर के साथ मैप कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने नेचुरल नंबर के साथ मैप करना शुरू किया, बिल्कुल सिमिलर इसी तरह से जैसे थोड़ी देर पहले इर्रेशनल नंबर को हमने करना शुरू किया था। तो इसने कहा कि हम अगर इसकी मैपिंग करते हैं तो इस तरह से लिखा जा सकता है कि हमारे पास ये पहला नंबर जो है वो 0 1 से बनाना है, तो 0 1 से पहला नंबर डिज़ाइन हो गया, 0 1 से दूसरा नंबर डिज़ाइन हो गया, 0 1 से तीसरा नंबर डिज़ाइन हो गया।
और इस तरह से मल्टीपल नंबर्स हमने 0 1 से डिज़ाइन करने शुरू कर दिए। दीज आर द स्ट्रिंग्स बाय यूजिंग द क्या कहते हैं उसको, ये दीज आर द स्ट्रिंग्स, ये वो स्ट्रिंग्स हैं जो हमने 0 1 से डिज़ाइन किए। और इस तरह से बहुत सारे नंबर, और हमने टेम्परली ये सोच लिया कि इसकी मैपिंग जो है यहाँ पर 1 2 3 से करा दी हमने। हालांकि ये कोई मैपिंग बन नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने इसकी मैपिंग करा। आप चाहें तो इसको बिल्कुल इसी तरह डेसिमल नंबर के साथ पॉइंट भी लगा सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये बाइनरी नंबर होंगे लेकिन पॉइंट फॉर्मेट के अंदर आ जाएंगे। तो कहता ये है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं जो कि हमने 0 1 के फॉर्मेट के अंदर रहते हुए डिज़ाइन कर लें। अब अगर हम डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम के ऊपर रहते हुए बात करें, तो अगर इसके डायगोनल से कोई नंबर जनरेट किया जाए, जो कि ये नंबर आपको नज़र आ रहा है कि रिवर्स ऑर्डर में 0 है तो 1 और 1 है तो 0, तो जो नंबर आपके पास बन के आएगा वो कहता है कि ये नंबर जो है वो डेफिनेटली इस सेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एग्जिस्ट कर रहा होता तो इसका अपना डायगोनल भी पिक हो जाता, और पिक होता तो वो नंबर नया, यानी आप मान लेते हैं कि ये नंबर यहाँ पे कहीं पर है, तो डेफिनेटली इसका डायगोनल भी पिक होकर आपको मिलेगा, तो वो एक डिफरेंट नंबर होगा। तो इस वजह से डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम के बेसिस पे वो ये कहता है कि ये नंबर जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता। हमने कोशिश ये की कि इसका नेचुरल नंबर से मैपिंग करा दें, लेकिन मैपिंग इसकी हो तो गई, हमने 1 2 3 4 पर, लेकिन कुछ नंबर जो डायगोनल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो नंबर जनरेट कर लिया जाए तो वो नंबर इसके अंदर मैप नहीं होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी भी नेचुरल नंबर से मैपिंग इसकी नहीं हुई। जब इसका किसी नेचुरल नंबर से मैपिंग नहीं है, यानी किसी नंबर से इसने मैप नहीं कराया है, तो इससे जाहिर होता है कि ये एक अनकाउंटेबल नंबर है, क्योंकि नेचुरल नंबर से मैप है। तो this is an infinite length binary string which is not equal to any string on this list and has not correspondence with the n. B has uncountable infinite। इस बेसिस पे हम कह रहे हैं कि B जो है वो uncountable infinite नंबर है। ठीक है, तो अब दो चीज़ें हमारे सामने आ गई, ट्यूरिंग मशीन फाइनाइट हो गया और ये इनफाइनाइट हो गया। लेकिन अभी हमने बाइनरी नंबर के बारे में कहा, लैंग्वेजेस के बारे में नहीं कहा। ये तो बाइनरी नंबर्स था, ये बाइनरी। अब लैंग्वेजेस को अगर हम इसके साथ इंटरप्रेट करें तो कैसे करेंगे, यानी इस चीज़ को समझ में अगर हमारे पास आता है तो, यानी जो डायगोनलाइजेशन प्रॉब्लम है, तो इसको अब हमें अपने नंबर सिस्टम यानी लैंग्वेजेस के साथ जो है एसोसिएट करना है। तो कहता है ऑल लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबल, तमाम लैंग्वेजेस जो है वो अनकाउंटेबल। तो इसकी इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए इसने क्या किया कि अगर बाइनरी नंबर की हमें समझ आ गई है कि वो अनकाउंटेबल है, तो अब इसके लिए इसने ये क्या किया है कि सेट ऑल लैंग्वेजेस आर अनकाउंटेबल, सपोज L बी द सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस ओवर द अल्फ़ाबेट्स दिस। हमने सपोज किया कि लैंग्वेज L है जो कि किसी अल्फ़ाबेट्स के ऊपर, इसके ऊपर डिज़ाइन हुआ है किसी भी अल्फ़ाबेट पर। It can be shown that L is uncountable by giving a correspondence of B। हम ये शो करते हैं कि L जो है लैंग्वेजेस जो है वो अनकाउंटेबल हैं, और by giving the correspondence, ठीक है, और B का नाम इसको हमने यहाँ दिया। अब किस तरह से करस्पॉन्डेंस है, करस्पॉन्डेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज करो कि these are the some patterns S1 S2 S3 and so on dot dot dot, and each A belong to L is a language। तमाम A जो है वो इसकी लैंग्वेजेस हैं जो इसमें से एक्सट्रैक्ट की जाएंगी। हैज़ अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ B, ये यूनिक सीक्वेंस ऑफ B को उठा के एक लैंग्वेज बना ली जाती है जो हमारे सेट ऑफ लैंग्वेज के अंदर बिलोंग करेगी। The ith bit of the sequence is 1 if S1 belong to A and is 0 if S1 not belong to A। This is called the characteristics XA sequence of A। अब ये बहुत सारी बातें इसके अंदर जो है वो आ गई हैं, तो इसमें मैं दोबारा से एक दफ़ा आपको बता देता हूँ कि देखें B जो है वो L जो है वो तमाम लैंग्वेजेस को कहा जा रहा है, ठीक है, इज़ अनकाउंटेबल। बाय गिविंग द करस्पॉन्डेंस विद बी, बी से इसकी करस्पॉन्डेंस निकालेंगे तो बी कोई सेट होगा नेचुरल नंबर का, या इस तरह से कोई सेट होगा जिससे हम इसकी करस्पॉन्डेंस जो है वो मालूम कर रहे होंगे। तो अब अभी हम नहीं कह रहे कि बी जो है वो कोई नेचुरल नंबर है। मैं अगर आपको ऊपर वाले थ्योरम से रिलेट कराऊं तो एक्चुअल में बी जो है वो वही है जो ऊपर वाला बी लिया गया था, यानी बाइनरी नंबर का सेट, जो यहाँ पे हमने बी का वर्ड यूज़ किया था ना, assume that the set of the infinite binary string B। तो यहाँ पर हमने
उसी बी को इस्तेमाल किया है कि इट कैन बी शो दैट L is the uncountable by giving the corresponding, यानी हम अपनी, गौर सुनिए कि क्या कह रहा हूँ मैं, कि अपनी लैंग्वेज को किसी नेचुरल नंबर से मैपिंग कराने की कोशिश नहीं कर रहे। अब हम कह रहे हैं कि अपनी लैंग्वेज को किसी और लैंग्वेज यानी किसी और टेक्निक यानी बी से उसकी करस्पॉन्डेंस करते हैं। और बी क्या है? बी अनकाउंटेबल है। अगर हमारा प्रॉब्लम अनकाउंटेबल से जाके मैप कर जाएगा जो कि ऑलरेडी डिफाइन है कि ये अनकाउंटेबल है, तो फिर हमारी प्रॉब्लम भी अनकाउंटेबल हो जाएगी। यानी अब रिलेशनशिप इनडायरेक्टली वे में प्रूव हो रही है कि आपने पहले बी को कहा कि ये प्रॉब्लम जो है वो अनकाउंटेबल है, और फिर अपने प्रॉब्लम को आपने कहा कि ये बी से मैप हो रही है। तो ये जब बी से मैप हो रही है तो इनडायरेक्टली जो है ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। तो दिस इज अ वे वी आर गोइंग टू प्रूव ना, कि हम इस वे में जो है इसको प्रूव करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए इसने यहाँ पे नेचुरल नंबर का वर्ड यूज नहीं किया बल्कि बी का वर्ड यूज किया, जिसको आप अभी अनकाउंटेबल प्रूव कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे कहता है कि स्ट्रिंग, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स जो है वो ये हैं, एंड ए जो है वो कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि एल के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, जो जिसको मैं सेट ऑफ ऑल लैंग्वेजेस कहता है, हैज अ यूनिक सीक्वेंस इन बी। और वो क्या रखेगा? यूनिक सीक्वेंस रखेगा बी में। कैसे रखेगा वो हम बता देते हैं, नीचे लिख दिया उन्होंने कि जो ऑल पॉसिबल सेट्स हैं, तो द ith बिट ऑफ द सीक्वेंस इज a 1 if s1 belong to a and is 0 if s1 not belong to a। यानी इसकी एग्जांपल अभी पीछे अगली स्लाइड में दे दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्स ए सीक्वेंस ए। ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक्स ए यानी मैपिंग, जो कि किसके साथ हो रही है? ए के साथ। अब कैसे हो रहा है, अब इसको यहाँ पे पहले एग्जांपल में देखते हैं, दोबारा यहाँ पे आते हैं। अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए ये एज्यूम किया है कि कुछ करेक्टर्स हैं जो कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने बना ली। इट्स नॉट एसेंशियल कि 0 1 से बनाएं, आप ए बी से बना लें, कि आपने डिज़ाइन कर ली। ठीक हो गया? ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, ये चीज़ आपके समझाने के लिए एक्स्ट्रा लिखी है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा कि एक्स ए एक मैपिंग है, वो ये शो कर रहा है कि जो हमारे पास ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, इसकी पोजीशन पे जिस बिट पे 1 है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है, और जो 0 कर रहा है वो वाला स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। ये एक्स ए इस बात की इंडिकेशन, यानी एक्स ए 0 पहला कैरेक्टर 0 है एक्स ए का, इसका मतलब है हमारी लैंग्वेज ए में पहला कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है इस ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग में। इसको भी कंसिडर नहीं कर रहा मैं, अभी समझाऊंगा। दूसरी बिट हमारे एक्स ए की दूसरी बिट 1 है, एक्स ए की दूसरी बिट 1 है, इसका मतलब है हमारे ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। फिर तीसरी बिट इसकी 0 है, तो हमारी लैंग्वेज का तीसरा, इसका यानी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स का तीसरा कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं। फिर फोर्थ बिट जो है वो 1 है, तो इसका मतलब है 4 बिट पे यानी 4 पोजीशन पे रखा हुआ एलिमेंट हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। और वो लैंग्वेज कौन सी? ए। अगर मैं कहूँ एक नई लैंग्वेज बना रहा हूँ एक्स सी सपोज कर रहा हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ 1 0 0 1 1। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि क्या बात हो रही है, कि मैंने एक नई लैंग्वेज डिजाइन कर ली। ये ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स हैं, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स, पहला है कैरेक्टर 1, इसका मतलब है ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज सी का पार्ट है। लेकिन सेकंड कैरेक्टर जो भी हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है, जो भी है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं, क्योंकि 0 लगा हुआ है। थर्ड कैरेक्टर भी हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। फोर्थ कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। फिफ्थ कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज का पार्ट है। सिक्स्थ कैरेक्टर हमारी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। इस तरह से अगर मैं एक्स डी बनाना चाहूँ, ठीक है, एक्स डी, तो एक्स डी जो है वो आप बना लेंगे यहाँ पे। इस तरह से आपको एक सेट मिल जाएगा बाइनरी नंबर का। अब कुछ जहन में आ रहा है, जो मैं थोड़ा सा फासले से बना दिया, यहाँ पे भी इस तरह होगा 1 1 1, सपोज कर लेता हूँ 0 1 1 1। तो ये थोड़ी देर पहले भी आप देख चुके हैं, ये रहा, ये वाली सीक्वेंस बन जाएगी जैसे ये बनी हुई, वैसी सीक्वेंस यहाँ नजर आ रही है आपको, जो आपने अपनी ऑल पॉसिबल लैंग्वेज के लिए बना ली।
जब ये सीक्वेंस बाइनरी नंबर के अंदर कन्वर्टेड हो गई तो आप ये बासानी कह सकते हैं कि ये जो कन्वर्जन आपने की है ये बाइनरी सेट के अंदर है और इसके डायगोनल पे पाए जाने वाला एलिमेंट किसी से मैप नहीं कर रहा, यानी वो अभी इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो किसी से मैप नहीं हो रहा। तो जब किसी से मैप नहीं हो रहा तो बात वही आ गई कि ये बेसिकली क्योंकि इन्होंने इस डायरेक्शन में तो प्रूव ही नहीं किया, इसने कहा हमने इसको बी से मैप करा दिया, यानी बी जैसा बना दिया, जबकि b जो है वो एक अनकाउंटेबल है। तो वेयर f ऑफ a इक्वल्स द कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ a इज करस्पॉन्डेंस, ये वही करस्पॉन्डेंस है जो कि b के अंदर, देयरफॉर b इज अनकाउंटेबल देन l इज आल्सो अनकाउंटेबल। कि b के बारे में आप प्रूफ कर चुके हैं वो अनकाउंटेबल है, तो लिहाजा l भी जो है वो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। तो इसलिए पहले आपको ये प्रूफ कराया गया था कि आप बाइनरी नंबर के हवाले से ये बात समझ जाएं कि ये क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ तक रखते हैं, फिर उसके बाद नमाज के बाद स्टार्ट लेंगे, यहाँ तक रखते हैं। और उसमें फिर थोड़ा सा ओवरव्यू करके हम नमाज के बाद जो है वो अगले प्रूफ की तरफ चले जाएंगे, डायगोनैलिटी के प्रूफ में। यहाँ तो कोई बात आप सवाल निकाल के रखिएगा, कोई सवाल पूछना है। आज मैं आपको क्विज दूंगा एक, ताकि हमारे 3 क्विज पूरे हो जाए, एक असाइनमेंट दूंगा ताकि असाइनमेंट पूरे हो जाए एग्ज़ाम से पहले पहले। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेके इंशाल्लाह फिर ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं 2 o'clock।